हाँ जी बाबू। तो एग्जाम से रिजल्ट आ गए हैं। नॉर्मली जब मैं वीडियो बनाता हूं ना तो बड़ा मजा आता है मुझे, मतलब अंदर से ना खुशी आती है। आज भी, अब रिजल्ट कल आया है, आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं अमेंडमेंट्स का, क्योंकि मेरा काम ही यही है, कंटेंट प्रोवाइड करना। बट इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, कुछ डिस्कशन मैं भी करना चाहता हूं यार। एंड प्लीज थोड़ा सा टोन अप माइंड कीजिएगा, मतलब माइंड मत कीजिएगा। आप सीए लाइन में क्या करने आए थे? स्टॉक मार्केट में खेलने? वो हो सकता है सीए बनने के बाद, या ड्यूरिंग द प्रिपरेशन स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में खेलने, या ट्विटर का स्टार बनने। मतलब एक होता है ना पॉजिटिव, कि मैं बोलूं कि नहीं नहीं अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा अच्छा। ऑप्टिमिज्म तभी तक अच्छा है ना जब उसके पीछे उतना एफर्ट हो। हवा में ऑप्टिमिज्म और हॉलो मोटिवेशन का कोई भाव नहीं देता है, कोई भाव नहीं देता है। कल रिजल्ट आया, कितने बच्चे पास हुए, रैंक्स भी आई इस बार हमारी, बट जितना खुशी होना चाहिए पहले भी उतना नहीं होता था, कल भी उतना नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा इस बार फेल हुआ है, अच्छे खासे हुए हैं। एंड कुछ कुछ जेन्युइन बच्चे फेल हुए हैं। और जब हमने कल काफी बातें की, जो पास हो गए उनसे भी और जो पास नहीं हुए उनसे भी, और जो कॉमन जो निकल कर आया, या तो इंसान जब पढ़ने का टाइम था तो ट्विटर ट्विटर खेल रहा था। मैंने तब भी बोला था टेलीग्राम पे कि भैया एक स्टूडेंट का काम ट्विटर पे नहीं है। ट्विटर पे मैं नहीं हूं यार, जबकि मैं था, इतना समय वेस्ट हुआ मेरा। क्योंकि वहां पे क्या होता है, अब समझो, जो सोशल मीडिया है वो ऐसे काम करता है, आप या तो मोदी के सपोर्टर होगे या उसके अगेंस्ट होगे। अगर आप सपोर्ट करोगे, वो आपको वैसी न्यूज दिखाएगा, केवल सामने वाले को खराब बताएगा। और अगर आप मोदी अगेंस्ट हो तो सारे पोस्ट आपको ऐसे दिखेगी जो मोदी खराब है। द थिंग इज, अच्छा मैं मोदी का एग्जांपल इसे ले रहा हूं, मोदी को आप रिप्लेस करते हो आईसीआई से। मोदी क्या है या आईसीआई क्या है? वो एक एंटिटी है जो अपना डिफेंड उतना नहीं कर पाता है, तो जिसको मन करे वो कीचड़ उछाले। मेरा इंस्टीट्यूट से कोई लेना देना नहीं है। लिटरली एक बार मैं पूरे साल में फी पे करता हूं, एंड दैट्स इट। मेंबरशिप फी, कोई लेना देना नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, इंस्टीट्यूट का नाम कैसा भी हो। बट एक स्टूडेंट अगर ट्विटर पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा है ना, इससे बड़ा क्या बोलूं मैं। अगली बार अगर कोई बोले, और अब देखिए ना आज कहां है लोग, जब उस समय तो बड़ा था ट्विटर ट्विटर, आज लोग बोल रहे आके ये लेक्चर खरीद लो, ये खरीद लो, यहां पे सब्सक्रिप्शन ले लो। पूरी लेक्चर की बात हुई थी, हर 50 मिनट के लेक्चर में 10 से 15 मिनट का एडवर्टीजमेंट। 50 मिनट में, एक घंटे में 10 से 15 मिनट, आपको समझ में आ रहा है? आपका 20% समय ऐसे भी किया। तो या तो आप यही करते रहो, या फिर जो 100 दिन बचा हुआ है या 90 दिन बचा हुआ है, जिससे भी करना है, जैसे भी करना है, सेल्फ स्टडी करना है, क्लास लेना है, जैसे भी करना है, बट ईमानदारी से करो, खुद का दिमाग लगा के करो। किसी और का प्रोडक्ट मत बनिए, किसी और का प्रोडक्ट मत बनिए कि भैया फ्री के नाम पे 10 से 15 मिनट डेली हम एड सुनाएंगे, स्टॉक मार्केट में बेचेंगे, और ट्विटर पे अपना हैशटैग ट्रेंड कराएंगे। ट्विटर पे ट्रेंड कराने वाले को ट्रोल आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ट्रोल आर्मी। और किसी को खराब लग रहा है तो बाबू आपको खराब लगना चाहिए। अगर आप पास हो गए हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर नहीं हो पाए हो, और अगर इन कारण से नहीं हो, तो थोड़ा खराब लगना चाहिए। थोड़ा सा जब दर्द होता है ना, तो मेहनत करने का मन करता है। तो कम से कम अब जब स्टार्ट करेंगे आप पढ़ाई, इन सब चीज से दूर रहिएगा, अपना दिमाग लगाइए, अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, और रिजल्ट सबका ठीक आता है। रैंक सबकी कोचिंग से आ जाता है, सबके बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। हमारे भी आ गए, ऑल इंडिया रैंक है 19th, 70 प्लस, 10 प्लस है। बट वो तो पास हो गया ना बाबू, ज्यादा जिम्मेदारी तो उनके प्रति है जो किसी कारण से नहीं हो पाए। और इसीलिए, क्योंकि मुझे भी यही आता है, मुझे भी अब पढ़ना और पढ़ाना आता है, बाकी बकर में उतना नहीं कर पाता हूं, तो मैंने सोचा भैया अपना काम कर ही देते हैं। बट थोड़ा सा मन में भड़ास है, प्लीज इसको अदरवाइज मत लीजिए, बट कोशिश कीजिए मई 21 में यह सब नौटंकी ना हो। अगर एग्जाम हो या ना हो वो सेकेंडरी है, कम से कम आप अपना 100% दे, न कि मार्च में, अप्रैल में फिर कोई ट्रेंड आएगा, कभी कुछ ट्रेंड, कभी कुछ ट्रेंड। पढ़ने वाला बच्चा उसी में पढ़कर पास होकर आगे निकल जाता है।
और मेजॉरिटी बच्चे उस इमोशनल चक्कर में रह जाते हैं। अब आप खुद से डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस पाले में रहना है। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे बाबू अमेंडमेंट। देखिए, जीएसटी में अमेंडमेंट इस बार ज्यादा नहीं आएंगे, एकदम माइनर्स होंगे, बहुत तो बिल्कुल ही नहीं है, थोड़े बहुत होंगे। हां, हर बार नवंबर के बाद जो मे एग्जाम आता है उसमें इनकम टैक्स में अमेंडमेंट बढ़ जाती है। रीजन भी, एक तो आपका फाइनेंस एक्ट नहीं आता है, इस बार हमारा फाइनेंस एक्ट 2020 होगा। जो ईयर होगा, यानी जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन इस ईयर के बेस पे आएंगे, 1 for 20 to 31 मार्च 21, और जिसको मैं प्यार से बोलूंगा PY 2021। ऑब्वियसली असेसमेंट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर का। तो ये तो तीन चीजें, आपका PY चेंज, AY चेंज और फाइनेंस एक्ट चेंज। आई विल सजेस्ट कि आप जिससे भी आपने पढ़ाई की है, मुझसे की है, किसी और से की है, अगर आपको मे एग्जाम देना है और आपने कोचिंग इससे पहले की ली हुई है, अपना इनकम टैक्स का बुक, उसका क्वेश्चन बैंक, उसका एमसीक्यू, एंड माइंड यू इस बार जो एमसीक्यूज हैं, आपको पता है एग्जाम में भी लेवल बहुत अच्छा था। इंस्टीट्यूट ने जो 25 एमसीक्यू इशू किए हैं इनकम टैक्स के, जबरदस्त इशू किए, बढ़िया वाले। इतना अच्छा है कि अगर कोई केवल मैराथन सुन के जाए, मैं हमेशा बोलता हूं मैराथन इतना होता है, हम भी मैराथन देते हैं, हजारों लाइक्स आते हैं, सैकड़ों कमेंट्स आते हैं, बट फिर भी मैं बोलता हूं कि बाबू बिना प्रैक्टिस किए हुए मैराथन किसी काम का नहीं है। प्रोविजन सुनने से कुछ नहीं होता है, प्रोविजन सुनने से कुछ नहीं होता है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर समय कम है तो 10 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बट कीजिए जरूर, एंड प्रैक्टिस कीजिए। देख लीजिए, अगर रेगुलर बैच है और वहां भी अगर अंडरलाइन हो रहा है, तो बाबू अंडरलाइन करने से ना, अकाउंट्स में कोई टीचर अंडरलाइन नहीं कराता है, कॉस्टिंग में नहीं कराता है, तभी मार्क्स आता है। टैक्स में अंडरलाइन कैसे हो जाएगा, लॉ में अंडरलाइन कैसे हो जाएगा, EICS में अंडरलाइन कैसे होगा, जब तक बच्चा लिखेगा नहीं। तो लिखना बहुत जरूरी है, ये बाबू एकदम, मैं फिर बोलता हूं, लिखना बहुत जरूरी है। समय कम लिखिए, 10 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बट कीजिए जरूर। एंड जब मॉक टेस्ट का टाइम आए, मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आपके टीचर जी प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे बोलिए। अगर वो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो पूछे क्यों नहीं प्रोवाइड हो रहा है, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी प्रोफेशनल टेस्ट सीरीज वाले हैं, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं है। जो भी आपको सही लगे अपने दोस्त वगैरह से पूछिए और उनसे कांटेक्ट करके एक मॉक टेस्ट सीरीज ले लीजिए। हर पेपर में 1 से 2 पेपर आपको सॉल्व करना जरूरी है। जब विराट कोहली को टेस्ट मैच या ट्रायल मैच की जरूरत पड़ती है, आई एम श्योर हमारी स्किल्स विराट कोहली से कमी होगी या बराबर होगी। विराट कोहली बाबू अच्छा लेवल पे एफर्ट लगाता है। द थिंग इज, जब उसे ट्रायल मैच की जरूरत है, आई एम श्योर हमें भी है, राइट। सो मॉक टेस्ट, रिटन प्रैक्टिस भले कमी हो बट हो। एंड ये सब जो मैंने बोला ट्विटर वगैरह, इस सबसे दूर रहिए। एंड प्लीज किसी टीचर का कमेंट में नाम मत डालिएगा, नहीं मुझे किसी से मतलब है, पास हो जाइए, दैट्स इट। इस बार हमारे भी कई बच्चे निकल गए ना, इसी कि सर एग्जाम होगा नहीं होगा, जो भी अनसर्टेनिटी थी, कई बच्चे, और तभी गुस्सा है। क्योंकि अगर जान पहचान वाला बच्चा जिससे आदमी कांटेक्ट में है और वो भी अगर ट्विटर पे है, तब तो फिर चलिए। फाइनेंस एक्ट PY 2021, AY 2020, 21-22। अब इस बार पहली बार या कई दिनों बाद रेसिडेंशियल स्टेटस में भी अमेंडमेंट आ गया, एंड मस्त अमेंडमेंट आया। आई गारंटी एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा, किस फॉर्म में है, भले वो MCQ में है, डिस्क्रिप्टिव में है, जैसे भी आएगा, बट आएगा जरूर। ये अमेंडमेंट है ही इतना बड़ा। पहली बार जैसे डीम्ड इनकम हुआ करता था, पहली बार कॉन्सेप्ट आया डीम्ड और रेसिडेंट का। कैसे होगा देखिए, हमेशा की तरह हमारा हैंड रिटन नोट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। वन सेकेंड, ये आपको पहले से पता है कि जो रेसिडेंशियल स्टेटस होती है वो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ डेज होती है। मतलब आप कितने दिन इंडिया में रह रहे हो उसके बेसिस पर डिसाइड होती है। अगर आपका 182 डे इन द रेलेवेंट PY है, देन यू आर रेसिडेंट इन इंडिया फॉर दैट PY। अगर सपोज आपका 182 से कम है बट
60+365 days इन द प्रीसीडिंग 4 PYs है, तब भी आप रेसिडेंट होते हो। बेसिक कंडीशन दो थे, दोनों में से कोई भी एक, ये था सेक्शन 6(1). अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कि इंडिया में ना कई सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन सिटीजन है, नागरिकता भारत की है, बट वो काम कहीं और करते हैं, इंडिया में कम रहते हैं, रहते बाहर में। अब उनका हो सकता है इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी हो, यहां से रेंटल हो सकता है बिजनेस बाहर है, कंट्रोल इंडिया से, या प्रोफेशन बाहर है, सेटअप इंडिया में हुआ था। अब सरकार ने देखा कि ये लोग जो अभी नॉन रेसिडेंट बन के हैं, इनका हम टैक्स नहीं लगा पा रहे, एंड समहाउ बिकॉज ऑफ डोमिसाइल, बिकॉज ऑफ देयर रेसिडेंस, वो समहाउ उस इनकम पे कहीं भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जब आप फॉरेन में जाओगे या फाइनल में, तो फाइनल में आपको पढ़ाया जाएगा एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होती है। सरकार आपस में एग्रीमेंट करती है कि एक एसएससी पे दोनों बार टैक्स ना लगे, और कभी इसके कारण हो सकता है एसएससी का टैक्स होना रह जाए, मतलब ना इंडिया में लगे ना बाहर में लगे। तो सरकार ने बोला कि अगर आप इंडियन सिटीजन हो जिसका इंडियन इनकम, मतलब इनकम फ्रॉम इंडिया, अब इनकम फ्रॉम इंडिया क्या होता है मैं बता दूंगा, इसको टेक्निकल बोला गया, एन इंडियन सिटीजन हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, यानी बेसिकली क्रक्स में इंडियन इनकम, अगर ये थोड़े पैसे वाला है, क्योंकि माइंड यू सबको पकड़ने का सरकार को मन नहीं है, सबको। अब कोई 1 लाख कमा रहा है, क्या ही टैक्स मिलेगा, इस्लाम में माफ हो जाएगा। तो सरकार ने बोला हम केवल उसको पकड़ेंगे जो थोड़े पैसे वाला है, जिसका इंडियन इनकम 15 लाख एक्सीड करेगा। तो पहला कंडीशन इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, जिसका इंडियन इनकम यानी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स एक्सीड करे 15 लाख, और पूरी जगह कहीं पे भी वर्ल्ड में उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। अगर ऐसा तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है, हम आपको बोलेंगे डीम्ड रेसिडेंट, सेक्शन 6(1)(a). नया सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेक्शन 6(1)(a) जो बात करता है डीम्ड रेसिडेंट की, हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। कब? 3 कंडीशन, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपका टोटल इनकम एक्सीडिंग होना चाहिए 15 लाख, और टोटल इनकम कौन सा? फॉरेन वाला नहीं, इंडियन वाला। एंड थर्ड, इस इनकम पे कहीं पे भी पूरी दुनिया में टैक्स न लग रहा, बिकॉज ऑफ रेसिडेंस इन दैट सिनेरियो, आपको हम क्या बोलेंगे? डीम्ड रेसिडेंट। देखिए, दिस इज द अमेंडमेंट। अगर आप इंडियन सिटीजन हो प्लस टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब इंडियन सोर्स, एक्सीडिंग कर रहा है 15 लाख, एक्सीडिंग है, अप टू नहीं है, एक्सीडिंग है, एंड दैट पर्सन इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी कंट्री ड्यू टू इज डोमिसाइल, मतलब जहां पे रेसिडेंस है, और रेसिडेंस और अदर सिमिलर क्राइटेरिया, इन दैट सिनेरियो हम आपको बोलेंगे डीम्ड और रेसिडेंट। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट। दूसरा, सर आपको पता है रेसिडेंट आरवर एनवर दोनों होता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। डीम्ड रेसिडेंट हमेशा एनवार होगा, यानी डीम्ड रेसिडेंट कभी भी आरवार नहीं हो सकता है, आरवार नहीं हो सकता है। कौन? डीम्ड रेसिडेंट। तो ये है आपका अमेंडमेंट नंबर 1, ये है आपका अमेंडमेंट नंबर 2। आगे देखते हैं। एक बच्चा बोला कि सर इसको बता दीजिए टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इसका मतलब होता है, आपको याद होगा सेक्शन 9 क्या बोलता है? सेक्शन 9 अक्रू अराइज इन इंडिया या डीम्ड अक्रू अराइज इन इंडिया, बेसिकली डीम्ड वाला। तो सरकार ने बोला कि जो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स दैट इज इंडियन सोर्स, दिस मींस एक तो ये वाला वो इनकम जिसका सोर्स इंडिया में है, या इसको ऐड किया गया, प्लीज इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपका बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब आप पैसे कमा रहे हो बाहर, आप पैसे बाहर कमा रहे हो, बट ऐसे बिजनेस से कमा रहे हो जो कंट्रोल इंडिया से है, या प्रोफेशन बाहर का है बट वो सेटअप इंडिया में होता। फॉर एग्जांपल आप सीईओ, इंडिया में आपने प्रोफेशन सेटअप किया, दुबई में वहां पर वैट लग रहा है, जो हमारे यहां खत्म हो चुका है वैट, अब वहां पे जाके पिछले कुछ सालों से वैट लागू हुआ है। अब आप वहां चले गए और वहां पे आप पैसे कमा रहे हो, प्रोफेशन तो सेटअप इंडिया में है, तो आप जो वहां पे पैसे कमाओगे ना,
उसको भी वो इंडिया का मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ये दो इंपैक्ट पड़ेगा। तो इनकम देखिएगा, व्हाट इज इंडियन इनकम या टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इनकम अक्रूड इन इंडिया और डीम टू बी अक्रूड सेक्शन 9, एंड दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। अब एक स्टूडेंट बोला सर इसका इंपैक्ट क्या है, तो देखिए अगर आपको याद हो सेक्शन 5, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। सेक्शन 5 क्या बोलता है? देखिए सेक्शन 5, इंसिडेंस ऑफ टैक्स, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। मैंने बोला था कि आप इसे कैटेगरी में बांटेंगे। अगर इंडिया में रिसीव है इंक्लूडिंग डीम्ड, सब में टैक्स। अगर अक्रू, गलत है, आउटसाइड इंडिया है बट रिसीव इंडिया में, कैटेगरी 2, तीनों में टैक्स है। बट अगर अक्रू आउटसाइड, रिसीव भी आउटसाइड, तो भी आरवार में ग्लोबल इनकम टैक्स, एनआर में बिल्कुल टैक्स नहीं, और एनआर में टैक्स होगा अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया। तो गवर्नमेंट इसको टारगेट कर रहा है। गवर्नमेंट किसको टारगेट कर रहा है? इसको। डीम्ड रेजिडेंट कहां पे जाएगा? कभी आरवार नहीं हो पाएगा, वो क्या होगा? एनवार। तो सुनिए, अगर मैं थोड़ा समराइज करूं, टोटल इनकम 3 टाइप का होगा। या तो इंडिया में क्रूड है, अगर इंडिया में क्रूड है तो आप रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो इससे मैटर नहीं करता है, टैक्स इंडिया में होगा। दूसरा, इनकम अक्रू बाहर हुआ है बट रिसीव इंडिया में हुआ है, दैट इज डायरेक्ट कंट्रोल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में है। अगेन इट डजंट मैटर कि आप आरवार हो, एनवार हो, एनआर हो, टैक्स इंडिया में होगा। असली में जाता है थर्ड कैटेगरी में, जब अक्रू भी बाहर, रिसीव भी बाहर, इवन देन आरवार में तो इंडिया में टैक्स होगा हमेशा, ग्लोबल इनकम। एनआर में बिल्कुल टैक्स नहीं होगा, एनवार में टैक्स होगा अगर बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया हो। ये वाला, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये नेचुरल चीज है जो पुराना चल रहा है। सरकार ने बोला कि भैया अगर कोई इंडियन सिटीजन है, सुनिएगा, वो इंडिया में नहीं रहता है, इंडिया में नहीं रहता है, मतलब इंडिया में उसका डेज ऑफ स्टे मैटर नहीं है, नहीं पता है मुझे कितना दिन रह रहा है, मे बी 2 दिन, मे बी 10 दिन, मे बी बिल्कुल नहीं, उसका इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे? टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स। तो टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स मतलब इंडियन सोर्स। अब इंडियन सोर्स में सुनिएगा, एक तो सेक्शन 9 अक्रू अराइज डीम्ड अक्रू अराइज इन इंडिया आ गया, ये तो हमेशा ही टैक्स होगा। असली में इनको पकड़ना था कि अगर एक बंदा जो इंडिया का सिटीजन है पैसे कमा रहा है एक ऐसे प्रोफेशन से जिसका सेटअप इंडिया में, या ऐसे बिजनेस से भले बाहर में कमा रहा है जिसका कंट्रोल इंडिया में, अगर ये दोनों केस इंडिया में है और वर्ल्ड में कहीं इस पर टैक्स नहीं लग, कहीं भी उस पर टैक्स नहीं लग रहा है, इन दैट सिनेरियो उस भाई साहब को बोलेंगे इनवार। और जैसे वो इनवार, क्योंकि माइंड यू अगर नंबर ऑफ डेज बहुत कम है, 60 से भी कम है, तो एनआर होता। एनआर पे अगर इनकम आउटसाइड, रिसीव आउटसाइड, एनआर पे टैक्स नहीं लगता है। बट अगर एनवार में आ जाए तो प्रोफेशनल बिजनेस लपेटे में आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया? इनवार बना दिया डीम्ड रेसिडेंट। नंबर ऑफ डेज मैटर नहीं करेगा। ये पेज नंबर 10 पे, ये नोट्स में आपको टेलीग्राम पे एज ए सैंपल दे दूंगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसमें डेज मैटर नहीं करता है। और मेरा लालच क्या है? सरकार किस इनकम को पकड़ना चाह रहा है? वो प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया या बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, उसको। आगे देखिए, ये सब अमेंडमेंट नहीं है। नेक्स्ट अमेंडमेंट इसमें है। आपको पता है कि जो सेकंड बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन मतलब 6(1) का सेकंड बेसिक कंडीशन जो ये बोलता है कि भाई साहब अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, इंडिया से बाहर जा रहे हो फॉर जॉब, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, यानी आप वहां से फॉरेन करेंसी कमाओगे, हम आप पे सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगाएंगे, आपको रिलैक्स दे देंगे। सिमिलरली अगर आप इंडियन सिटीजन या पीआई हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, ये सब पुराना कॉन्सेप्ट है, अगर आप इंडिया में आ रहे हो विजिट पे, तो भी आप पे सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगाएंगे, केवल 182 डे, दैट इज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगेगा। अमेंडमेंट ये आया विजिट वाले में, किसमें? जाने वाले में नहीं है। सेकंड बेसिक कंडीशन नॉट एप्लीकेबल ऑन द फॉलोइंग केसेस।
अगर आप इंडिया से जा रहे हो, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन करेंसी कमाने जा रहे हो, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इन दैट सिनेरियो फर्स्ट बेसिक कंडीशन लगेगा, सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। अगर आप आ रहे हो, बट आने समय तो दो को भाव देते हैं, क्यों? अतिथि देवो भव, हमारा दिल बड़ा है, इंडियन सिटीजन या अब पीआईओ है। अगर आप इंडिया में आ रहे हैं तो यहां पर भी आपका सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगता है, यानी 182 डे वाला कंडीशन लगेगा, 60 प्लस प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज वाला कंडीशन नहीं लगेगा। सरकार ने बोला बिल्कुल सही बात, हम इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। सर क्या ऐड कर रहे हैं? कि अगर ये जो लोग घूमने आ रहे हैं, इंडियन सिटीजन एंड पीआईओ, अगर उनका टोटल इनकम 15 लाख एक्सीड कर जाए, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स 15 लाख एक्सीड कर जाए, इन दैट सिनेरियो 60 वाला नहीं लगेगा, एक नया केस आएगा 120 प्लस 365, 120 दिन वो इंडिया में रहेगा करंट ईयर में, और प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर। अगेन इनको हम एनओआर मानेंगे। क्या मानेंगे? एनओआर। आरवार कभी नहीं। अगर टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स एक्सीडिंग 15 लाख के कारण आप कभी भी रेसिडेंट बनोगे, यू विल ऑलवेज बी एनओआर, नेवर आरवार। आरवार आपको बनाने का कोई मंशा नहीं है सरकार का। समझ में आया? पहला केस आपका डीम्ड रेसिडेंट सेक्शन 6(1)(a), नंबर ऑफ डेज मैटर नहीं करता है, बट माइंड यू 6(1)(a) केवल इंडियन सिटीजन को लगता है, और जो रिलैक्सेशन है, ये जो 120 डेज वाला है, ये इंडियन सिटीजन और पीआईओ दोनों पे लग रहा है। मतलब दो लोग इंडिया में आ रहे हैं, सरकार ने बोला सन ऑफ सरदार की तरह कि आप आओगे, इंडिया में खर्च करोगे, इंडिया को इकोनॉमी को फायदा होगा, एंड प्लस अगर आप इंडिया के हो तो घूमने आना चाहिए, हमारा दिल वैसे ही बड़ा है, तो हम आपका 182 डे का कंडीशन लगाएंगे, 60 प्लस का नहीं लगाएंगे। बट अगर आप वो पैसे वाले आदमी हो जिसका 15 लाख एक्सीड कर जा रहा है, जिसका 15 लाख एक्सीड कर जा रहा है, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, इन दैट सिनेरियो आपको हम एनओआर मानेंगे। अगर आप करंट ईयर में 120 डेज और प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज रह रहे हो। देखिए, अगर आप आ रहे हैं, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स अगर एक्सीडिंग 15 लाख है, अगर अब नहीं अप टू 15 लाख है, सरकार ने बोला ओके 182 डे वाला कंडीशन लगेगा, 60 प्लस 365 यानी सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं लगेगा। बट अगर आपका टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स एक्सीड कर जाए, 182 डे वाला लगेगा, 60 वाला नहीं लगेगा। बट एक नया केस आ गया 120 डेज वाला, एंड माइंड यू अब देखो, अगर 182 डे के कारण आप रेसिडेंट बनते हो, आप आरवार एनवार दोनों सकते हो। अगर आपने एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट, या पिछले 7 ईयर्स में 730 डेज का स्टे, आप आरवार बन जाओगे, वरना एनवार, आरवार एनवार, यहां भी आरवार एनवार। बट द मोमेंट ये 120 डेज जो नया वाला प्रोविजन आया, यू कैन ओनली बी एनवार, यू कैन नॉट बी आरवार। एंड जो लास्ट अमेंडमेंट है वो है आपका आरवार पे, जो सेक्शन है 66 से, सरकार ने बोला इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, आरवार तो है ही, एनवार में 2 चीजें ऐड हो गई। अगर आप पिछले 10 साल में, मैंने आपको बताया था आरवार बनना सीए पास करने जैसा है। कैसे सर? इंडिविजुअली 40 लाना है एंड ओवरऑल 50 लाना है। बट मैं फिर बोल रहा हूं, आपका टारगेट मिनिमम 60 होना चाहिए और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आरवार बनने के लिए आपको 2 कंडीशन है, दोनों फुलफिल करनी चाहिए। अगर आपने एक भी फुलफिल नहीं किया, दोनों फुलफिल नहीं किया, इन दैट सिनेरियो आप होगे एनवार। प्लस अगर आप डीम्ड रेजिडेंट हो, देन हमेशा एनवार, कभी आरवार नहीं। और अगर आप इसलिए बन गए रेजिडेंट बिकॉज आप 120 डेज इन द करंट ईयर, मतलब आप इंडियन सिटीजन या पीआईओ हो, इंडिया में रहने आ रहे हो, आपका टोटल स्टे करंट ईयर में 120 डेज या मोर है, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में 365 डेज और मोर है, इन दैट सिनेरियो हम आपको बोलते हैं एनवार। ठीक है? और कभी भी अगर लड़ाई हो जाए 61 और 61(a) में, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट वाला जो पहले से चला आ रहा है और 61(a), हमेशा 61 जीतेगा। यानी अगर आप 61 के दम पे रेसिडेंट बन गए 182 डे के कारण या सेकंड बेसिक कंडीशन के कारण, अगर आप 61(a) में बन गए रेसिडेंट,
इन दैट सिनेरियो आप पे डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन नहीं लगेगा। डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन तभी लगता है जब नॉर्मल रेसिडेंट वाला प्रोविजन आपसे पे नहीं लग रहा है। देखिए, रेसिडेंट हु इज नॉट सेटिस्फाइंग ईदर ऑफ द टू कंडीशंस, या आप डीम्ड रेसिडेंट हो या इंडियन सिटीजन और पीआईओ whose total income excluding income from foreign source exceeds 15 lakh and stay during the PY is 120 days or more but less than 182 day. That's it. तो ये तीन अमेंडमेंट एकदम एक साथ है 618। बट देखिए, this provision will not apply in case of an individual who is a resident in the PY as per 6.1। तो अगर आप 6.1 में रेसिडेंट हो गए तो 6.1 चेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप 6.1 के रेसिडेंट हो तो बाबू आप आरवार एनवार दोनों बन सकते हो, तो गवर्नमेंट को तो फायदा है ना, आरवार में ग्लोबल इनकम टैक्स होगा, बट 6.1 में तो आप केवल एनवार बन सकते हो। तो सरकार ने इसको सेकेंड कैटेगरी का स्टेटस दिया। ये एक्सेप्शनल केसेस मैंने बता दिया जहां पे देखिए, एन इंडियन सिटीजन और पीआईओ हु कम्स ऑन विजिट, इस पे person shall be considered as resident only if it satisfies the first condition, that is stay during the PY is 182 day or more. We will not test 60 plus 365. But amendment क्या है? This is the amendment. Such person having total income other than income from foreign source exceeding 15 lakh resident मानेंगे अगर, लिख लो first basic condition, या 120 डे इन द ईयर एंड प्रीसीडिंग 4 years में 365 डेज। ये हमने पहले करा दिया। इनकम फ्रॉम फॉरेन, अब मत कीजिए जैसे मैंने कराया, आप वो याद रखिए, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, यानी इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम अक्रू अराइज इन इंडिया, या बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो तीन चीजें होती है। कितनी चीजें? तीन चीजें, अक्रू अराइज इंडिया, या बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया उससे इनकम, या प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया उससे इनकम। दैट्स इट। इनवार का भी प्रोविजन वही, ये दो अमेंडमेंट है, 120 डेज वाला एंड 6.1 वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए। ब्रेटली, एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर विजिट्स इंडिया फॉर 100 days इन एवरी ईयर, हर साल कितना? 100 दिन। दिस हैज बीन हिज प्रैक्टिस फॉर द पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 10 साल से भाई साहब कितना? 100 दिन आते हैं। फाइंड आउट द रेसिडेंशियल स्टेटस। अब मैं फिर बता रहा हूं, ऑल्दो मैं आपको आंसर डायरेक्टली बताऊंगा, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 6.1 an individual is said to be a resident in India if he satisfies any of the following basic conditions. Condition number 1, his stay during the relevant PY is 182 day or more. Condition number 2, if his stay during the relevant PY is 60 days or more and his stay in the 4 years preceding the immediately preceding the relevant previous year is 365 days or more. In this case, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, करंट में 100, प्रीसीडिंग 4 में 400, आप रेसिडेंट हो, आप रेसिडेंट हो। अच्छा सर, आरवार के एनवार तो मैंने को बताया हुआ है कि आरवार एनवार में कभी भी अपना प्रीसीडिंग 7 years में देखिए कितना दिन, पहले वो टेस्ट कीजिए। अब पिछले 7 साल में 700 डेज, और आरवार बनने के लिए 2 कंडीशन है, दोनों फुलफिल होने चाहिए। आपको 730 डेज होना चाहिए, तो बाबू आप आर तो हो बट एनवार हो, ठीक है। दूसरा, would the answer change if the above fact relate to Srinath, an Indian citizen who resides in Australia and represents the Australian cricket team? सुनिए 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 सुनिए, ऑस्ट्रेलियन अगर ब्रेटली थे ऑस्ट्रेलियन, यानी ये भाई साहब इंडियन सिटीजन नहीं थे, पीआईओ नहीं थे। आई एम श्योर आपको पीआईओ क्या होता है आपको पता है, वो मैं नहीं करा रहा अभी। तो इन पे सेकंड बेसिक कंडीशन लग गया। बट अगर श्रीनाथ भाई, सुनिएगा, श्रीनाथ भाई वो तो इंडियन सिटीजन है, कमिंग ऑन अ विजिट है, कमिंग ऑन अ विजिट, तो इन पे सेकंड बेसिक कंडीशन अप्लाई नहीं होगा। ये रेसिडेंट होंगे कब? या तो इनका रेलेवेंट
पीवाई में स्टे 182 डे और मोर होगा। और अमेंडमेंट ये बोलता है, अमेंडमेंट या तो ये कंडीशन फुलफिल्ड हो, और ऑल्दो इनका इनकम दिया नहीं है, बट सपोज अगर इनका इनकम दिया होता, इफ टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, अगर ये एक्सीड करता 15 लाख, इन दैट सिनेरियो को हम एनओआर मानते हैं अगर 120 डेज इन द रेलेवेंट पीवाई प्लस 365 डेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फोर्थ पीवाई। बट बहुत दुख की बात है कि बाबू ये तो मात्र 100 दिन ही आ रहे हैं, तो ये वाला भी पूरा नहीं हुआ और ये वाला भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि जो अमेंडमेंट आया वो भी कितना बोलता है, 120 डेज। थर्ड, what would be your answer if Srinath had visited India for 120 days instead of 100 days? अगेन मैं कह रहा हूं, इनकम इन्होंने नहीं बताया, तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि अगर उनका इनकम 15 लाख से ज्यादा होता, इंडियन इनकम यानी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स, अगर 15 लाख से ज्यादा है तब ये एनवार होंगे, वरना नहीं होंगे। देखिए, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, ब्रेटली वाला तो बच्चों वाला है, ये पुराना है, 60 प्लस 365 हो गया, बट एनवार होगा क्योंकि 700 दिन है। ये वाला पार्ट देखिए, अगर श्रीनाथ एन इंडियन सिटीजन हु इज रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया कम्स ऑन अ विजिट, ही वुड बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेसिडेंट। क्यों भैया नॉन रेसिडेंट? क्योंकि सेकेंड बेसिक कंडीशन ही लगेगा। अब ऐसे केस में आप रेसिडेंट हो गए केवल 182 डे वाले, और 15 लाख भी होता तो भी तो 120 डे चाहिए था रेलेवेंट पीवाई में, आपका तो केवल 100 डेज है। इन दैट सिनेरियो यू विल ऑलवेज बी अ नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम। क्यों? क्योंकि 120 डे भी कब आता है, अगर 15 लाख प्लस होता। अब चूंकि आप 120 डे रह ही नहीं रहे हो, तो आप कितने भी दिन रह जाइए या इनकम आपका कितना भी है, आप हमेशा एनआर होगे। बट थर्ड केस में जहां पे वो 120 डेज आ रहे हैं, इन दिस केस इफ श्रीनाथ का टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग एक्सीड्स 15 लाख, मैंने बोला ना अजम्पशन लेंगे, ही वुड बी ट्रीटेड एज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्योंकि हमेशा अगर वो 15 लाख के कारण आप रेसिडेंट बन रहे हो, हमेशा एनआर होगे। सिंस स्टे इन इंडिया इज 120 डेज इन द 2021 एंड पिछले 4 साल में 120 प्लस इंटू 4 42 डेज, कोई दिक्कत। एट द सेम टाइम अगर आपका टोटल इनकम 15 लाख एक्सीड नहीं करता, तब तो केवल 182 डे वाला कंडीशन होता है, 60 वाला होता नहीं, और 120 वाला भी तभी था जब 50 लाख प्लस था, तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाते। ठीक है, तो ये 3 अमेंडमेंट एक साथ चलेगा, 61A, एनवार, रिलैक्सेशन, जहां पे अगर पीआईओ या इंडियन सिटीजन आ रहा है तो इन दैट सिनेरियो 60 प्लस 365 नहीं लगेगा, 180 प्लस 365 लगेगा, इफ वो इनकम वाला कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो अगर आप चार्ट याद रख लोगे, एक चार्ट ये, एक चार्ट ये, एंड एक चार्ट ये, दैट्स इट। इसके अलावा ये था बाबू रेजिडेंशियल स्टेटस। इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी टोटल इनकम में भी एक अमेंडमेंट आया है, वो है बिजनेस कनेक्शन को लेकर। आपको पता है बिजनेस कनेक्शन अगेन सेक्शन 9 में है, बट वहां पे पिछली बार तक एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, जहां पे यूजर डाउनलोड वगैरह की बातें होती थी, वो हट गया है। तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट हट गया है और एक नया कॉन्सेप्ट आया है, सुनिएगा ध्यान से। आज की डेट में आपको बिजनेस कनेक्शन के बारे में क्या पता है? सिंपल बिजनेस कनेक्शन क्या बोलता है? इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द एक्टिविटीज कैरिड आउट इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, दैट्स इट। अब ये जो इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द एक्टिविटीज कैरिड आउट इन इंडिया है, इसको डिफाइन किया गया है एक इंक्लूसिव डेफिनेशन से। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हैज बीन रिमूव्ड, न्यू प्रोविजन ऐड हुआ है, किस रिगार्डिंग? कि जो इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया विल इंक्लूड क्या? देखिए,
ये बाबू नोट्स का ना पेज नंबर प्लीज देख लीजिएगा। एक्चुअली मैं अभी हमारी ना बैचेस चल रही है इनकम टैक्स की, तो उतना टाइम नहीं मिला, तो मैंने मेन बैच का ही उठा लिया। ये अमेंडमेंट, मोटा मोटा जो अमेंडमेंट है वो ये है। इंस्टीट्यूट मतलब सरकार कह रहा है कि अगर कोई कंपनी है या कोई पर्सन है जो पैसे अर्न कर रहा है इंडिया के लोगों से, यानी पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया, या जिसका आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इंडिया में। आपको लगता होगा कि आपने फेसबुक पे कुछ भी लिखा, मे बी आईडी बदल के लिखा, हालांकि सब करना नहीं चाहिए, तो सरकार नहीं पकड़ सकता है बाबू, सरकार पकड़ सकता है आपने कहां से वो सब लिखा ना, किस कंप्यूटर से, किस इंटरनेट का यूज करके वो सब ट्रेस हो जाता है। तो अगर एक कस्टमर जो इंडिया में रह रहा है या जिसका आईपी एड्रेस इंडिया में, अगर सपोज फेसबुक, गूगल, वो पैसे कैसे कमाते हैं, वो आपको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं और उसके लिए किसी और से पैसे लेते हैं। और फेसबुक सपोज यूएस का है, फेसबुक ने यूएस की कंपनी टेस्ला से पैसे लिए और टेस्ला के बोलने पर फेसबुक ने इंडिया के कस्टमर्स को टेस्ला का एड दिखाया। तो जो एडवर्टीजमेंट से फेसबुक पैसे कमाएगा उसको बिजनेस कनेक्शन मान लेंगे, पहला पॉइंट। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो पैसा कमाया वो। दूसरा, फेसबुक, गूगल वगैरह आपका डेटा भी कलेक्ट करता है। अब अगर फेसबुक ने ये डेटा आगे बेच दिया, हालांकि ये इलीगल होता है या नॉर्मल इलीगल होता है या एथिकली रॉन्ग है, बट अगर उन्होंने बेच के पैसा कमा गए, डेटा को बेचकर, अगेन उसको, किसका डेटा, इंडिया वालों का, उसको इनकम मानेंगे इंडिया का। और तीसरा, उन्होंने डेटा लिया, डेटा नहीं बेचा, बट डेटा को यूज करके सामान बेच दिया। फॉर एग्जांपल अमेजॉन आपको सामान बेचता है, तो देखिए अगर फेसबुक या गूगल यूएस, कस्टमर रिसाइडिंग इन इंडिया और आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इन इंडिया से एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसे कमा गया, या उनका डेटा लिया, या तो उस डेटा को डायरेक्टली बेच दिया और पैसे कमा गया, या उस डेटा को यूज करके टू सेल गुड्स बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड। इन तीनों ही केस में हम मानेंगे कि बाबू इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया विल इंक्लूड ऑल द थ्री। कोई दिक्कत? आगे डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब ये ना अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है, पर इंस्टीट्यूट ने अपनी स्टडी मैट में डाला है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक तो बाबू डिविडेंड में बहुत बड़ा चेंज हुआ इस बार। डिविडेंड बाय द डोमेस्टिक कंपनी शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट। मतलब सर, अभी तक आपने ये पढ़ा है कि अगर कोई डिविडेंड है वो टैक्सेबल कब होता है? वो टैक्सेबल होता है शेयर होल्डर के हाथ में नहीं, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जाम्पल होता है 10 क्लॉज 34 में कंपनी को डीडीटी पे करना होता है। वो सब पुरानी बात हो गई। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020, इवन डोमेस्टिक कंपनी के जो डिविडेंड्स हैं वो भी शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। उसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा लॉजिक है। एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये एग्जामिशन के पीछे सरकार का मोटिव ये था कि गवर्नमेंट कहां सबसे कलेक्ट करता फिरे टैक्स। तो सरकार ने बोला कि कंपनी भाई तुम ही दे दो पूरा पैसा। बट आज डेट में थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ा है, बैंकिंग बढ़ा है, अब ट्रेस करना आसान है, तो सरकार ने बैंक को बोला कि ठीक है, अब तुम, सरकार ने कंपनी को बोला कि आप आराम करो, आपसे हम डीडीटी नहीं लेंगे और शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स कर लेंगे। तो 10 क्लॉज 34 आज की डेट में उड़ गया। हां, अगर ये डिविडेंड पहले, मतलब इस साल के, मतलब 1/4/20 के पहले का डिविडेंड है तो पुराना कॉन्सेप्ट चलेगा। बट अगर ये डिविडेंड 1/4/20 ऑनवर्ड्स है तो नया कॉन्सेप्ट क्या है कि डिविडेंड फॉरेन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, दोनों टैक्सेबल होगा इंडिया में शेयर होल्डर के हाथ में। ठीक है, अब ये तो प्रोविजन है। इनफैक्ट मैंने, चलो कोई बात नहीं, पहले आप इसे देख लीजिए। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। अब इंडियन कंपनी है, आउटसाइड इंडिया है, इंडिया में डिविडेंड अक्रूअलाइज होता है। ये अमेंडमेंट नहीं है, ये तो नॉर्मल है। अमेंडमेंट ये है कि भैया शेयर होल्डर के हाथ में अब टैक्स होगा। अदर सोर्स के अंदर नॉर्मल स्लैब रेट पे कोई भी माफी नहीं है। 10 क्लॉज 34 इज नो मोर। एंड
115 ओ जो डीडीटी था नहीं है, 115 बीबीडीए जो 10 लाख से अगर ऊपर होता था डिविडेंड एग्रीगेट वाला, तो एक्सेस वाला जो है वो टैक्स होता था 10% पे, वो भी नहीं है। तो 3 सेक्शन गया और सिंपल क्या बोल दिया गया कि भैया शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स होगा डिविडेंड। कोई दिक्कत? अब जब मैं ये करा ही रहा हूं तो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, याद कीजिए। डिविडेंड पहले के जमाने में अगर इंडियन कंपनी से आ रहा है, या तो 10 क्लॉज 34 में एग्जाम्प्ट हुआ करता था, या 115 डीए में अगर 10 लाख एक्सीडिंग था तो एक्सेस वाले पे 10% का टैक्स देना पड़ता था, बट वहां से कोई डिडक्शन अलाउड नहीं था। तो एग्जाम्प्ट इनकम से वैसे डिडक्शन नहीं, और 115 डीए से भी कोई डिडक्शन अलाउड नहीं था। अब गवर्नमेंट ने सेक्शन 57 भी अमेंड किया है और क्या बोला है, हम आपको डिडक्शन देंगे। समझो मैं शेयर होल्डर हूं, शेयर खरीदने के लिए मैंने लोन लिया, लोन लूंगा तो इंटरेस्ट पे करूंगा, तो जो डिविडेंड कमा रहा हूं जो अब मेरे हाथ में टैक्सेबल है, उस डिविडेंड को कमाने के लिए मैंने भी लोन लिया और मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। सरकार बोलता है इस इंटरेस्ट को हम अलाउ कर देंगे ओनली 20% तक। माय गॉड, मैं ना थोड़ा जंप मारूंगा 6 के बाद, मैं थोड़ा जंप मार रहा हूं। ये देखिए, टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग डिम डिविडेंड, वो सब 222 ए बी सी डी ई सब एक जैसा है। अब इन इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी whether domestic or foreign is taxable in the hands of shareholder at the normal rate of tax, obviously under the head other source। यानी लिखना तो लिख लीजिए, 1034 उड़ गया, 115 बीबीडीए उड़ गया, और 115 ओ उड़ गया। बट अगर इनकम टैक्स हो रहा है तो डिडक्शन भी मिलता है। सेक्शन 56 में अगर इनकम है तो 57 में डिडक्शन है। डिडक्शन इज अलाउड फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर टू अर्न सच इनकम, सच इंटरेस्ट एक्सपेंस कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ सच इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम। अगर 10 लाख का डिविडेंड है, कितना 10 लाख का, तो मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख का मिलेगा मैक्सिमम। अगर आपने इंटरेस्ट 4 लाख पे किया तो भी 2 लाख, इंटरेस्ट अगर 1.5 लाख पे किया है तो ऑब्वियसली 1.5 लाख। एक और चीज, केवल इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल रहा है बाबू, इस पे ना क्वेश्चन बन सकता है, सुनिएगा। अगर आपने इंटरेस्ट को कमाने के लिए, जैसे आपने किसी डिबेंचर में इन्वेस्ट किया और उससे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए अब जितना इंटरेस्ट पे करोगे, इवन 40% इंटरेस्ट पूरा डिडक्ट हो जाता है। अगर आपने कोई और भी खर्चा किया जैसे कमीशन वगैरह, इंटरेस्ट के केस में वो सब माइनस होगा। डिविडेंड में केवल एक चीज माइनस होगा, इंटरेस्ट, वो भी कितना, मात्र 20%। एमसीक्यू देखिए, मिस्टर इंस्टीट्यूट का है, एजेड 61 ईयर्स, हाईएस्ट स्लैब, रिसीव डिविडेंड ऑफ 12 लाख फ्रॉम एबीसी लिमिटेड, तो डिविडेंड कितना है 12 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन इस 3 लाख। ये इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने इंटरेस्ट कितना लिया 3 लाख, बट आपको पता है सेक्शन 57 बोलता है मैक्सिमम जो डिडक्शन देंगे इसका 20% देंगे। तो आई एम सॉरी 240, आंसर होगा 960। कोई दिक्कत? ये लिख दिया, नो डिडक्शन बाय वे ऑफ कमीशन। हाँ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय योर डोमेस्टिक कंपनी बिफोर 1420 एंड रिसीव्ड। अब सुने, ये क्या है मैं आपको बता देता हूं। ये बाबू डायग्राम देख लीजिएगा। अगर आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है विद इफेक्ट फ्रॉम 1420, अदर सोर्स है, डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बट रिस्ट्रिक्टेड टू 20%। मानिए अप टू पीवाई 1920, जो पुराना कॉन्सेप्ट जो आपको पहले से पढ़ाया गया था, अगर कंपनी ने उस समय डिक्लेयर किया था और रिसीव इस बार हुआ है, तो बाबू पहले अगर डिक्लेयर किया गया तो उस समय कंपनी ने डीडीटी पे कर दिया होगा, तो ऑब्वियसली इस बार भी वो एग्जाम डबल टैक्सेशन तो वैसे ही नहीं होता है। डबल टैक्सेशन तब तक सरकार नहीं लगाता है जब तक कि आप कोई बहुत बड़ा फ्रॉड ना कर रहे हो। अगर डिक्लेरेशन हो सकता है 31 मार्च 2020 को हो गया पी बाई 1920 में,
डिक्लेरेशन हो गया पुराने साल में, तो कंपनी को 1150 के अंदर डीडीटी पे करना पड़ा होगा। आपको याद होगा डीडीटी 15% प्लस 12% सरचार्ज प्लस एचईसी 4%, उसको भी ग्रॉस अप करना पड़ता है, 20.96% आता था। तो अगर कंपनी ने पे कर दिया है तो दोबारा शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स नहीं होगा। ये नया वाला प्रोविजन कब है? अगर डिक्लेयर विद इफेक्ट फ्रॉम 1420 है। अगर पहले डिक्लेयर है तो पुराना कॉन्सेप्ट रहेगा, क्योंकि वैसे भी हम लोग अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। अक्रूवल किस पे काम करता है? रिसीट पे या डिक्लेयर पे? डिक्लेयर पे। और पहले क्या होता था ये आपको पता है, अप टू पीवाई 1920 फॉरेन कंपनी का बच्चों वाला था, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। कंपनी के पास कोई डीडीटी का प्रोविजन नहीं था। बट डोमेस्टिक में क्या था? 10 क्लॉज 34 हुआ करता था पहले, तो अब ये सब प्रोविजन नहीं लगेगा। मैंने इसी को थोड़ा सा और अच्छे से किया। डिविडेंड इंक्लूडिंग डीम्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड या डिक्लेयर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1420, डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, दोनों ही केस में टैक्सेबल है। डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 20% ऑफ डिविडेंड, और कोई खर्चा नहीं मिलेगा। एंड कंपनी बाबू डीटी पे करने की जरूरत नहीं है। अरे इतना काफी है। इसी के साथ एक 10 क्लॉज 35 था। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता था कि अगर इंटरेस्ट रेट डिविडेंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से मिल रहा है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई से मिल रहा है इंटरेस्ट रेट डिविडेंड, वो भी 10 क्लॉज 35 में माफ हुआ करता था, अब वो भी माफ नहीं है। मतलब 10 क्लॉज 34 तो गया, 1035 भी गया। देखिए, इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट फ्रॉम यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या म्यूचुअल फंड नोटिफाइड अंडर सेक्शन 1023D, सिंपल सेबी वगैरह के साथ रजिस्टर्ड हुआ, सच इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 35। ये पुराना था। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एग्जम्पशन 1035 shall not be available in respect of income arising in respect of units received on or after 1 April 20। तो डिविडेंड में क्या मैटर था? डिविडेंड में डिक्लेयर, डिविडेंड का क्या था कि अगर डिक्लेयर की हुआ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/20, और यूनिट्स में क्या है कि आपका जो यूनिट्स है ऑन और आफ्टर, ठीक है, 1/4/20। तो अगर पुराना वाला यूनिट्स है तो आपका बाबू माफ रहेगा, बट करंट वाला में सारे में टैक्सेबल लग जाएगा। और यहां भी जो डिडक्शन मिलता है एग्जैक्टली उतना ही मिलता है, कैन नॉट एक्सीड 20% ऑफ सच इनकम इंक्लूडेड इन टोटल इनकम विदाउट डिडक्शन। यानी सेम, ये जो डिडक्शन है सेम एज डिविडेंड है। आगे देखिए, ये पॉइंट क्या बोलता है? सिंपल सा है, मैं बताता हूं। इंडिया चाहता है कि फॉरेन की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करे। अब इसमें ना बहुत लंबा चौड़ा डिबेट था, बट आज मैं आपको फाइनल पोजीशन बताता हूं। आज डेट में अगर कोई फॉरेन कंपनी है, कैसा है? फॉरेन कंपनी जिसका शेयर डिराइव करते हैं वैल्यू फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम असेट्स इन इंडिया, अगर ये डिविडेंड देगा आउटसाइड इंडिया, सरकार ने बोला ना वी वांट टू प्रमोट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अक्रू अराइज नहीं मानेंगे, डीम अक्रू अराइज नहीं मानेंगे। जनरली देखो, इंडियन कंपनी कहीं भी डिविडेंड दे इंडिया में टैक्स होगा। फॉरेन कंपनी अगर फॉरेन में दे इंडिया में टैक्स नहीं होगा। एक कंफ्यूजन ये था कि अगर मानिए फॉरेन कंपनी जिसके शेयर का वैल्यू इंडिया के असेट से हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी मॉरिशस में, मॉरिशस में कोई बिजनेस नहीं करती है, वो कुछ फैक्ट्रीज है जो इंडिया में है उनके। अब जो मॉरिशस की कंपनीज के शेयर्स के दाम है वो इंडिया में फैक्ट्री की वजह से। अगर मॉरिशस की कंपनी शेयर पे डिविडेंड देती है तो अगर इंडिया में देगी तो इंडिया में टैक्स, अगर बाहर में देगी तो इंडिया में डीम्ड अक्रूअराइज नहीं किया गया। वी वांट टू प्रमोट इट, वी वांट टू प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मैं रिपीट करूं, फॉरेन कंपनी भले इसका शेयर का वैल्यू इंडिया से हो, अगर डिविडेंड बाहर में तो इंडिया में टैक्स नहीं होगा। फॉरेन कंपनी 5-6 हो गया। सर ये क्या है? अगेन बढ़िया पॉइंट है, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। आपको पता है कि अनरियलाइज्ड रेंट एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं 12 मंथ, याद है एक्सपेक्टेड रेंट, फेयर एंड म्युनिसिपल विच इज हायर।
जो भी हायर होगा कंपेयर विथ स्टैंडर्ड विच इज लोअर, दैट इज एक्सपेक्टेड रेंट। अगर मानिए आपका अनरियलाइज्ड रेंट 2 मंथ्स का सपोज, तो आपका एक्चुअल रेंट कितना होता है? एक्चुअल रेंट 10 मंथ्स का, एंड मजबूरी है कि मैं 12 वर्सेस 10 कंपेयर करता हूं, जो हायर होता है वो मेरा जीवी होता है। हाँ, ये अलग बात है कि अनरियलाइज्ड रेंट भी हम तब माइनस करते हैं अगर रूल 4 के 4 कंडीशन थे, वो सब पुराना है, मैं नहीं करा रहा, बुक सब देख लीजिएगा। तो ये हायर जीवी। अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट कुछ नहीं है, इंस्टीट्यूट ने एक ऑल्टरनेटिव दिया है, और इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, जब आप रिटर्न फाइल करने जाते हैं तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% एंड 24B इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल। सरकार ने बोला कि एक ऑल्टरनेटिव है, आप चाहें, अगर आप चाहें तो बाबू आप एक्चुअल से माइनस मत कीजिए, आप यहां पे अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दीजिए। दिस इज द अमेंडमेंट। बट मैं फिर बोल रहा हूं, इंस्टीट्यूट इसको ऑल्टरनेटिव मानता है। क्या मानता है? ऑल्टरनेटिव। देखिए, the income tax return however permit deduction of unrealized rent from GAV. If this view is taken, the unrealized rent should be deducted only after computing the GAV. मतलब GAV निकालते समय, मतलब GAV निकालते समय आप ये माइनस जो 10 कर दिया, आप 10 मत कीजिए, यानी दो ऑप्शन है। अनरियलाइज्ड रेंट, रेंट इज इरिवोकेबल, इरिकवरेबल, रिकवर नहीं हो सकता है, दैट इज बैड डेट। 4 कंडीशंस, टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, कोई और प्रॉपर्टी ऑक्युपाइड नहीं होना चाहिए, लीगल प्रोसीडिंग आपने लिया है टू वकेट, टू मेक हिम वकेट द प्रॉपर्टी, और यू हैव ट्राइड योर बेस्ट कि वो बंदा खाली कर दे। ट्रीटमेंट 1 पुराना वाला है, एक्सपेक्टेड 12 महीना, अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी रिड्यूस फ्रॉम एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, दैट इज रेंट पर मंथ 12 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। जीवी क्या होगा? हायर, नो स्पेशल ट्रीटमेंट लाइक वैकेंसी। सेम ट्रीटमेंट पार्टी सेल्फ ऑक्युपाइड का होता है। ऑल्टरनेटिव क्या है? कैलकुलेट जीएवी विदाउट डिडक्टिंग यूआर फ्रॉम एक्चुअल रेंट, और इसको कहां से माइनस कीजिए? जीएवी से। एक क्वेश्चन भी है, सपोज एक गणेश है, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, म्युनिसिपल वैल्यू एट 250, फेयर रेंट एट 2 एंड स्टैंडर्ड रेंट इज 210। आपको पता है फेयर वर्सेस म्युनिसिपल विच इज हायर, तो 250, इट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड, तो 210, तो एक्सपेक्टेड बाबू हो गया 210। द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 20, तो एक्चुअल रेंट कितना है? द टेनेंट वकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31st जनवरी, यानी फेब एंड मार्च, 2 मंथ का वैकेंसी है, अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ 20,000। नॉर्मली आप कैसे निकालते हो? एक्सपेक्टेड निकाल दिया, रेंट रिसीवेबल कैसे? 20 इंटू 12 माइनस वैकेंसी 2 मंथ्स, अनरियलाइज्ड रेंट का 20,000, 180। बट चूंकि वैकेंसी आ गया, अगर आपने मुझसे पढ़ा तो पता है, हम लोग एक वो वाला कॉन्सेप्ट कराते हैं अग्नि परीक्षा वाला, कि अगर आपका वैकेंसी है और आपका एक्चुअल आपके एक्सपेक्टेड से कम है, तो असेसिंग ऑफिसर बोलता है आपको चोर। वो ये बोलता है कि भैया एक्सपेक्टेड से आपने कम रखा है। आप क्या बोलते हो कि सर अगर वैकेंसी के कारण मेरा एक्चुअल मेरे एक्सपेक्टेड से कम है तो मुझे अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा मतलब अगर वैकेंसी नहीं होता तो क्या होता? एक्सपेक्टेड 210 है, एक्चुअल रेंट 180 है, यानी कम है, एक्सपेक्टेड ले लेता। बट आप क्या बोलोगे? सर वैकेंसी भी है, वैकेंसी में स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है? रेंट रिसीवेबल इफ नो वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होता तो क्या होता? तो अगर वैकेंसी नहीं होता तो 20,000 इंटू 12 माइनस 20 होता, 220 होता। यानी अगर वैकेंसी नहीं होता तो मैं एक्सपेक्टेड से ज्यादा कमाता। मैं ईमानदार आदमी हूं, मेरा एक्सपेक्टेड से कम एक्चुअल इसलिए है
क्योंकि वैकेंसी था। इन दैट सिनेरियो मैं एक्चुअल को ले लेता हूं, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। मैं एक्चुअल क्या ले लेता हूं, अपना जीओवी जो इन्होंने ले लिया। मैं आपको ऑल्टरनेटिव करा देता हूं। क्या कराता हूं, ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या था कि आप एक्चुअल निकालिए 12 माइनस वैकेंसी, अनरियलाइज माइनस मत कीजिए, ये ऑल्टरनेटिव है, तो ये 2 लाख हो जाएगा। अगेन आपका एक्चुअल आपके एक्सपेक्टेड से कम है, आप क्या बोलोगे, रेंट रिसीवेबल इफ नो वैकेंसी, तो 20 इंटू 12 240। अगेन एक्सपेक्टेड से कम एक्चुअल इसलिए है क्योंकि वैकेंसी था, वैकेंसी नहीं होता तो एक्चुअल एक्सपेक्टेड से ज्यादा होता। तो बाबू हम जीवी ले लेंगे यहां पर 2 लाख, क्या लेंगे, 2 लाख। एंड यहां से आपको आराम से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस हुआ था। क्या माइनस हुआ था, अनरियलाइज्ड रेंट कितना था, 20,000। देखिए alternatively, if as per income tax return the unrealized rent is deducted from GV would be 2 lakh, being the actual rent, since actual rent is lower than the expected rent of 210 due to the vacancy, यानी वैकेंसी था इसलिए कम था, वरना उससे ज्यादा होता। देर आफ्टर अनरियलाइज्ड रेंट 20,000, म्यूनिसिपल टैक्स माइनस होता ही है। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप यहां से भी माइनस कर सकते हो। अलग अलग सिनेरियो में देखो, अब यहां पे आप कह सकते हो कि सर इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट अलग अलग सिनेरियो में इंपैक्ट पड़ता है। हमने भी कई सारे क्वेश्चन किए, वहां पर इंपैक्ट पड़ जा रहा है, तो आपका चॉइस है। मेरा अगर मानो आप ये वाला फॉलो कीजिएगा, पुराना कॉन्सेप्ट ये वाला। अगर क्वेश्चन इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर दे तो आप ये वाला फॉलो कीजिएगा। एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, ये पहले भी था, थोड़ा सा चेंज हुआ है। आपको याद होगा गिफ्ट 56 to 10 क्या बोलता है, अगर सम ऑफ मनी एक्सीडिंग एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा आया तो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्स होगा। अदर प्रॉपर्टीज मैंने कैसे याद करा था, डीपीएस जैसा, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ज्वेलरी, आर्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज एंड आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। इसका प्रोविजन अलग था, ये आई अलग था। डीपीएस जैसा में क्या था कि अगर फ्री में मिल रहा है और एग्रीगेट एफएमवी अप टू 50,000 है तो माफ है, एक्सीडिंग हुआ तो पूरा टैक्सेबल है। और अगर मानो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिले, किस पे, इनएडिक्वेट पे, तो जो आपका गिफ्ट पोर्शन है, मतलब एफएमवी माइनस जितना आपने पे किया, सपोज 10,000 का पेंडिंग आपको 2,000 में मिला, तो आपका बेनिफिट कितना है, 8,000। तो अगर एग्रीगेट गिफ्ट 50,000 एक्सीड कर जाए तो टैक्सेबल होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं करा देता हूं। और ये पुराना कॉन्सेप्ट है, केवल 5% 10 हो गया है। देखो अगर फ्री में मिला, मतलब आपको विदाउट कंसिडरेशन, तो बाबू इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखते हैं, अप टू 50 एग्जाम, एक्सीडिंग 50 एंटायर टैक्सेबल। दूसरा, अगर फ्री में नहीं मिला, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिला, मतलब सस्ते में मिला, तब देखिए सस्ता कितना, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, ये मेरा गिफ्ट है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रेफरेंस प्राइस हो गया। अब ये जो मेरा गिफ्ट पोर्शन है ये टैक्सेबल होगा अगर दिस इज हायर देन हायर ऑफ 50,000 एंड पहले था 5, अब है 10% ऑफ कंसिडरेशन। मैं फिर से बोल रहा हूं, चेंज केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी में है, वो भी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए। रियल एस्टेट अभी और डूब रहा है, तो और गिरा है, इसलिए ये बेनिफिट मिला है। इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, आपको एग्जाम में कैसे करना है, एक हाथ में आप लेंगे आपका गिफ्ट पोर्शन, एसडीवी माइनस एक्चुअल कंसिडरेशन, ये टैक्स होगा इफ इट इज हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन। अगर मैं देखूं
सपोज मेरा एसडीवी है 25 लाख, एक्चुअल कंसिडरेशन है 23 लाख, तो गिफ्ट कितना हुआ? 25 लाख का सामान 23 लाख में मिला, 2 लाख। अब ये 2 लाख टैक्स होगा इफ इट इज हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन। तो 10% ऑफ द कंसिडरेशन 230 होता है, तो हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन, तो 230 हो गया। अब अगर मैं इसको ए मान लूं, ए तब टैक्स होगा अगर ए बी से बड़ा है। ए बी से बड़ा नहीं है, टैक्स नहीं होगा। बट मानिए ये 25 लाख का है, एक्चुअल 22 लाख है, तो गिफ्ट कितना है? 3 लाख। तो 10% कितना है? 10%। 22 लाख का 10% 220। अब हायर ऑफ 50% एंड 10% 220। ऑब्वियसली मेरा गिफ्ट 220 ज्यादा है, 3 लाख विल बी टैक्सेबल, दैट्स इट। तो पहले ये 5 था, अब 10 हो गया। बट आपको पता होगा सी इंपैक्ट पड़ेगा सेक्शन 50C कैपिटल गेन, सेक्शन 43CA पीजीपी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ऑलरेडी बहुत ही कॉमन प्रोविजन हो गया। रेलेवेंट डेट फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इट विल बी, इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ एग्रीमेंट। क्या है? इफ होल या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन इज पेड बाई अकाउंट पेड चेक, अकाउंट पेड ड्राफ्ट, ECS या अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, फॉर एग्जांपल भीम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरटीजीएस, एनईएफटी एक्सेट्रा। ये अमेंडमेंट बाबू नवंबर 2020 में ही आ गया था। दैट्स इट। तो मोटा मोटा हम लोगों ने बाबू रेसिडेंशियल स्टेटस, टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, अदर सोर्स एंड हाउस प्रॉपर्टी, इतना हमने कर लिया। 10 अमेंडमेंट। और भी अमेंडमेंट्स है, अभी हमारी भी क्लास चल रही है। जैसे जैसे हमारी क्लास होती जाएगी वैसे वैसे मैं अमेंडमेंट देता जाऊंगा। ठीक है। होप आपको इस बात समझ में आई होगी। एंड प्लीज प्रैक्टिस, गिव द मॉक टेस्ट, मेक श्योर कि मैं 21 में कोई ऊपर नीचे ना हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।